नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं राजस्थान CHO। ठीक है ना, आप सभी को पता है राजस्थान CHO की वैकेंसी निकल चुकी है और साथ ही साथ अपकमिंग न्यू वैकेंसी हिमाचल प्रदेश HPCHO। ओके दोस्तों, इसकी वैकेंसी निकल चुकी है और आने वाली एग्ज़ाम UP NHM एंड MP NHM उसकी तैयारी भी आप रखें, क्योंकि हर साल वैकेंसीज आती हैं तो उसकी तैयारी रखें दोस्तों। तो ये स्पेशल क्लास है फॉर द राजस्थान CHO एंड HPCHO। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों ये वीडियो, और मैं श्योरिटी के साथ बोलूँगी आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखना। हम स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चाहूँगी प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, कमेंट भी करना दोस्तों, और साथ ही साथ आगे दोस्तों के पास शेयर भी करना। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ नंबर ऑफ द इन्फेंट डेथ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जो इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट है उसे डेथ पर किस पे काउंट करते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 1000 टोटल बर्थ से काउंट करते हैं, 1000 लाइव बर्थ से काउंट करते हैं, या 1000 प्रेगनेंसी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 1000 लाइव बर्थ से हम चेक करते हैं। ठीक है, इन्फेंट की जो डेथ है वो 1000 लाइव बर्थ से हम लोग पता लगाते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबी, जो LBW बेबी होते हैं ना, तो हमारे इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज है LBW का वो क्या है? 4 ऑप्शन है, प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, अनीमिया एंड डायबिटीज़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, हमारे इंडिया में प्रीमेच्योरिटी के केस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जो वेट हैं वो लो बर्थ वेट होते हैं बच्चे। ठीक है, प्रीमेच्योरिटी की वजह से। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रीटर्म बेबीज़। अब हमें ये जानना है कि प्रीटर्म बेबीज़ किसे बोलते हैं। ठीक है, प्रीटर्म बेबीज़ का जानना होगा हमें। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये ही मोस्ट कॉमन कॉज है स्टूडेंट्स के बीच में कि सिलेक्शन ना होने पाने का। अच्छे से पढ़ा था एग्ज़ाम के लिए, उसके बावजूद भी सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है, तो इसका जो कारण है कहीं ना कहीं यही कारण है दोस्तों कि क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ना और साथ ही साथ ऑप्शन को भी ठीक से ना पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, जिसकी वजह से हम जल्दीबाजी में गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए, बॉर्न बिफोर 37 वीक्स, बॉर्न बिफोर 40 वीक्स, बॉर्न बिफोर 42 वीक्स एंड बॉर्न बिफोर 47 वीक्स। तो इसका राइट आंसर है जो भी बेबीज़ 37 वीक से पहले बॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, 36 वीक पे, 35 पे, 34 पे या 37 पे भी। ठीक है, तो वो सब जो है प्रीटर्म बेबीज़ के अंडर में आते हैं। ठीक है, प्रीटर्म बेबीज़ के अंडर में आते हैं जो 37 वीक से पहले बॉर्न होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि अंडर द MCH प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में जो IFA है, आयरन एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, आप सबको पता होगा प्रेगनेंसी के दौरान आयरन एंड फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स है जो मदर्स को प्रोवाइड की जाती है 3rd मंथ के बाद से ऑनवर्ड्स। ठीक है, 14 वीक्स के ऑनवर्ड्स स्टार्ट करते हैं। तो जो डेली रूटीन जो डोज होता है ना मदर का, वो क्या है, क्या कंसिडर किया गया है अंडर द MCH प्रोग्राम, यहाँ पे ये पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर नंबर बी। ठीक है ना, आयरन की जो डोज है 100 mg है। ठीक है, 100 mg है और 500 mcg फॉलिक एसिड है। ठीक है, आपको और एक बात बता दूं, यहाँ पे जो फॉलिक एसिड की डोज है 500 mcg, आपको एग्ज़ाम में अगर 400 mcg भी लिखा है
तो वो भी राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे आयरन तो 100 mg रहने वाला है, बट जो फॉलिक एसिड की डोज है 500 आएगा वो भी करेक्ट है, 400 आएगा तो भी करेक्ट है। बट अगर एग्ज़ाम में दोनों आए हैं तो आपको 400 पे कंसीडर करना है, ठीक है। 500 पे नहीं जाना है, 400 पे जाना है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मैटरनल डेथ। जो मदर की डेथ है हमारे इंडिया में, तो उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है, कॉमनली देखा गया है, तो वो हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन है, अनसेफ अबॉर्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, परपीरल सेप्सिस एंड ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज, जिसे हम बोलते हैं पीपीएच। पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज। अगर एग्जाम में ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज है तो ये करेक्ट है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज तो आपको यही लगाना है, क्योंकि दोनों ही आंसर आपके ठीक रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है मैटरनल डेथ का हमारे इंडिया में है पोस्टपार्टम हैमरेज। डिलीवरी के बाद होने वाली जो सीवियर ब्लीडिंग होती है उसका जो वो कॉज है मदर की डेथ का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा गया है जो एमटीपी एक्ट है, एमटीपी मतलब जिस एक्ट के थ्रू हम अबॉर्शन कंडक्ट करते हैं फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो एमटीपी एक्ट है, मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। डज नॉट अलाउ दी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें बोला गया है जो एमटीपी एक्ट है उन्होंने जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कितने वीक्स के बाद अलाउ नहीं की गई है, कि इतने वीक्स के बाद हम एमटीपी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 20 वीक्स, 24 वीक्स, 28 वीक्स एंड 28 वीक्स फिर से रिपीट हो गया है दोस्तों। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है 20 वीक्स, याद रख लेना आप लोग। 20 वीक्स एग्जाम में ज़रूर रहेगा ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 वीक्स के बाद एमटीपी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रैक्टिस इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है स्टेरिलाइजेशन की वो क्या है? फीमेल स्टेरिलाइजेशन, मेल स्टेरिलाइजेशन एंड बोथ इक्वली कॉमन, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है इसका राइट आंसर, फीमेल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। फीमेल स्टेरिलाइजेशन मोस्ट कॉमन मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, प्रैक्टिस का इंडिया में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पे ये बोला गया है जो सेफ पीरियड है उसे कैलकुलेट करते हैं कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इसका राइट आंसर रहने वाला है। सेफ पीरियड को हम कैलकुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? DMPA जो है एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको हमें कितने टाइम के इंटरवल में देना पड़ता है, ठीक है। DMPA या आपने सुना होगा डिस्पेंसरीज़ में अंतरा भी बोलते हैं इसे, ठीक है, अंतरा भी बोलते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव इसे कितने टाइम के अंदर देना होता है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर आपको रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हर 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में, याद रखना, ठीक है। अंतरा जो इंजेक्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव इसे हमें हर 3 महीने के अंदर देना होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कॉपर टी 380A, ठीक है, ये पढ़ लो 380A। 380A जो IUD है शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन। तो जो 380A वाली कॉपर टी है उसको हमें कितने टाइम के अंदर में रिप्लेस करना होता है ये देख लेते हैं हम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। राइट आंसर हम देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोला गया है 380, ठीक है ना, कॉपर टी 380A इसे हमें हर 10 साल में रिप्लेस करवाना होता है एक बार, ओके। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है व्हाट आर द अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन रिसीव्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमन फ्रॉम द आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू मतलब वहाँ जो खाना आता है आंगनवाड़ी से, ठीक है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ कैलोरी एंड प्रोटीन जो है मदर को, जो प्रेग्नेंट वुमन होती है
वो रिसीव करना चाहिए, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमन का तो कितना कैलोरीज होना चाहिए और प्रोटीन होना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोला गया है प्रेग्नेंट वुमन को 500 किलो कैलोरीज और 25 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो कि आंगनवाड़ी के जो फूड जो भी सप्लीमेंट आता है उसके थ्रू मदर को मिलना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, कॉमन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है। 500 किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ATT, जिसे हम बोलते हैं ATT ड्रग नॉट गिवन इन द चिल्ड्रन लेस देन एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से छोटे बच्चे को कौन सी ATT हमें नहीं देनी चाहिए, यहाँ पे ये पूछा गया है। आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एथाम्ब्यूटॉल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिखा रखा है, सॉरी दोस्तों, एथाम्ब्यूटॉल, ठीक है। एथाम्ब्यूटॉल जो है हमें 6 साल से छोटे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो एथाम्ब्यूटॉल ड्रग है वो आई को डैमेज करता है, ठीक है। आई डैमेज करता है एंड कलर ब्लाइंडनेस करता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, जो हमारे आईज़ में रेटिना के जो कोन्स होते हैं जो कि कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इथाम्ब्यूटॉल ड्रग कोन्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कलर के जो रेड एंड ग्रीन है उसके कलर में विजन में प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ आई टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, और ये लीडिंग कॉज है फॉर द ब्लाइंडनेस, ठीक है, इन द चिल्ड्रन। तो इसलिए इथाम्ब्यूटॉल को हमें 6 साल से छोटे बच्चों को नहीं देनी होती है ATT ड्रग में। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है द ब्लड बैंक गेट द परमिशन टू द ऑपरेट फॉर्म, ठीक है। जो ब्लड बैंक होते हैं उन्हें कहाँ से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। जो ये ब्लड बैंक है वो जो ऑपरेट करते हैं ब्लड बैंक, तो उनको परमिशन कहाँ से मिलती है, ये पूछा गया है। NACO, ICMR, DGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ब्लड बैंक को ऑपरेट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ऑप्शन नंबर डी से, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन मिलती है, उसके बाद ही हम ब्लड बैंक को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना आप दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन PPI, ठीक है, कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो लॉन्चिंग ईयर है वो है 1995, ठीक है। क्या रहने वाला है 1995, ठीक है, 1995 1995 PPI का लॉन्चिंग ईयर है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है PPI कौन से या साल के बच्चों को कवर करता है। ऑप्शन नंबर ए, जन्म से लेके 5 साल की उम्र तक PPI में बच्चे इंक्लूड होते हैं जिनको हमें पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के अभियान के थ्रू हमें ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को 2 बूंद पिलानी होती है, ठीक है, जिसमें जन्म से लेके 5 साल के बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है ICDS वाज लॉन्च्ड इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों ICDS वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है, हर साल एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHO के लिए। यहाँ पे बोला गया है ICDS वाज लॉन्च्ड इन 1955, 1968, 1975 एंड 1990। उसका राइट आंसर रहने वाला है C, 1975 याद रखना है, 1975 याद रखना है, ICDS का लॉन्चिंग ईयर है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है जननी सुरक्षा योजना, जिसे हम बोलते हैं JSY, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं JSY, जननी सुरक्षा योजना, उसमें क्या इंक्लूड होता है, टेटनस इम्यूनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, आयरन सप्लीमेंटेशन एंड ऑप्शन डी अबॉर्शंस। तो
तो हमें ये बताना है कि JSY में क्या इंक्लूड होता है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोला गया है, इसका राइट आंसर है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। JSY के थ्रू हमें मदर्स को इनकरेज करना होता है और ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है और आशा वर्कर के थ्रू उस मदर को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्लूड करते हैं JSY में। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है NRHM। यहाँ पे पूछा गया है NRHM जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल, याद रख लेना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को जो 2005 में स्टार्ट किया गया था दोस्तों। ठीक है, 2005 डेट याद रख लेना, 2005। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है आशा वर्कर वर्क फॉर द पॉपुलेशन। इसमें बोला गया है आशा वर्कर के अंडर कितनी पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो राइट आंसर है 1000 पॉपुलेशन के अंडर में एक आशा वर्कर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, रूरल एरियाज़ में। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है बेस्ट मेथड ऑफ द स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट इन द यंग वुमन। यंग वुमन के अंदर जो बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड रहने वाला है ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, 4 ऑप्शन है। रेगुलर एक्सरे, सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी एंड रेगुलर बायोप्सीज। इसका राइट आंसर दोनों रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, अब सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं वो कौन से डे में करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका भी कोई दिन है। ठीक है, यूजुअली जो ब्रेस्ट है वो टेंडर होती है वुमेंस की। ठीक है, तो जो सबसे बेस्ट टाइम है सेल्फ एग्जामिनेशन करने का मेंस्ट्रुअल पीरियड कंप्लीट होने के 4 दिन के अंदर अंदर। अगर आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं तो डे 1 से लेकर डे 5 तक आपको मेंसेस होंगे। उसके बाद जब मेंसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे सूटेबल और मोस्ट सूटेबल पीरियड होता है सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वुमन का जो ब्रेस्ट है उस टाइम पे नॉन टेंडर होता है, जिससे कि वुमन कंफर्टेबली अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है मोस्ट कॉमन पूछे जाने वाला एग्ज़ाम है। ठीक है, मोस्ट कॉमन पूछने वाला ये क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे बोला गया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। हमारे इंडिया में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज है कैटरेक्ट। ठीक है, याद रखना, कैटरेक्ट मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है, इंडिया में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है एक बच्चा है, अ चाइल्ड इज़ नॉट गिविंग द टॉयज टू द अदर। एक बच्चा है अपना खिलौना दूसरे बच्चे को नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये पूछा गया है ये किस टाइप का खेल है, किस तरीके का प्ले है ये। ठीक है, टाइप ऑफ प्ले पूछा गया है। राइट आंसर इसका रहने वाला है पैरेलल प्ले। ठीक है, पैरेलल प्ले बोला जाएगा इसे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है HIV वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। इसमें बोला गया है HIV का वायरस कौन सी ईयर में डिस्कवर्ड किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 1981, 1983, 1986 एंड 1995। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी 1983 में। ठीक है, ये डिस्कवर्ड किया गया था, 1983 में HIV का वायरस को डिस्कवर्ड किया गया था। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है इन द टेटनस कम्युनिकेबल पीरियड। टेटनस का जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है वो कौन सा होता है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को टेटनस है तो उसका जो कम्युनिकेबल पीरियड होगा कितने दिन का होगा, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। 7 डेज, 10 डेज, 14 डेज एंड नन ऑफ द अबव। उसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि टेटनस का कोई भी कम्युनिकेबल पीरियड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें नन ऑफ द अबव लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में चल जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है काला आज़ार। काला आज़ार जिसे हम बोलते हैं ब्लैक फीवर। ठीक है, ब्लैक फीवर बोलते हैं, या ये भी बोला जाता है ब्लैक वाटर फीवर, या हिंदी में बोला जाता है काला पानी बुखार। ठीक है, काला पानी बुखार। काला आज़ार किससे ट्रांसमिट होता है, फ्लेबोटमस सर्जेप्टी, फ्लेबोटमस अर्जेंटिपिस, फ्लेबोटमस पेपेटेसी या एडिस। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी है
जो ट्रांसमिट होता है जिसके थ्रू काला आज़ार। फ्लेबोटमस अर्जेंटिपिस जो है काला आज़ार को ट्रांसमिट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, इसको लिख ज़रूर लेना, याद नहीं रहेगा ये। फ्लेबोटमस अर्जेंटिपिस, ठीक है, फ्लेबोटमस अर्जेंटिपिस जो है काला आज़ार को ट्रांसमिट करता है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया जो है ट्रांसमिटेड बाय ऑप्शन नंबर ए एडिस। एडिस जो है चिकनगुनिया को ट्रांसमिट करता है। और एडिस का और मैं बता देती हूँ, एडिस से क्या होता है, डेंगू, ठीक है। डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों ही एडिस के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ओके। और यहाँ पे है क्यूलेक्स। अब क्यूलेक्स का मैं आपको बता दूँ, वेस्ट लिख लेना, ठीक है, वेस्ट नील फीवर, ठीक है, वेस्ट नील फीवर। और साथ ही साथ जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है ना, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नील फीवर, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये दोनों ही क्यूलेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंसोनॉइड्स। मैंसोनॉइड्स क्या ट्रांसमिट करते हैं, फाइलेरियासिस, ठीक है, फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस ये ट्रांसमिट करते हैं। और जो एनोफिलिस है आपको अच्छे से पता है, फीमेल एनोफिलिस ट्रांसमिट दी मलेरिया, ठीक है, मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय दी एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। राजस्थान CHO और HP CHO और अदर जो भी CHO के एग्ज़ाम आने वाले हैं, MP CHO और UP CHO, सभी की तैयारियों के लिए ये जो MCQ थे काफ़ी स्पेशल थे, ठीक है दोस्तों। और भी आने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज़ें मैं लेकर आऊँगी, आप ध्यान से देखना और वीडियो में बने रहना, तैयारी अच्छे से रखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।